नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे बालोद की। बालोद से बड़ी खबर, सीएम के बालोद दौरे का आज तीसरा दिन है और आज वो डोंडी लोहारा में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गुरूर जगन्नाथपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। झलमला में गंगा मैया की पूजा करेंगे। जिला मुख्यालय में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। रेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। तो लगातार अलग अलग विधानसभाओं के दौरे पर मुख्यमंत्री निकले हुए हैं। आज बालोद के दौरे का उनका तीसरा दिन है। डोंडी लोहारा में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। गुरूर और जगन्नाथपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। झलमला में गंगा मैया की पूजा का कार्यक्रम है। जिला मुख्यालय में रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा रेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, बालोद दौरे का तीसरा दिन और क्या कुछ खास विस्तार से बताएं। देखिए 10 से 11:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली राजहरा में अधिकारियों की बैठक लेंगे। उसके बाद विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बालोद विधानसभा क्षेत्र के गुरूर पहुंचेंगे और वहां पर 12 बजे से 1:30 बजे तक आम लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। उनकी समस्याएं जानेंगे, उनकी ज़रूरतें क्या है इसको लेकर बातचीत करेंगे। जनप्रतिनिधि ठीक से काम करें या नहीं, अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है या नहीं, इस पर बातचीत करेंगे। और इसके बाद में जगन्नाथपुर में दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। भेंट मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री 4:30 बजे गंगा मैया मंदिर झलमला, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे छत्तीसगढ़ में और बाहर से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद शाम 5 से 6 बजे तक के बालोद में मधु चौक से विश्राम गृह का आयोजित जो रोड शो है उसमें शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद में रात 7 से 9 बजे तक विभिन्न समाज और संगठनों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो इस तरह से लगातार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर हैं और अलग अलग विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। और बालोद जिले में अगर हम बात करें तो आज तीसरा दिन है। डोंडी लोहारा में लगातार लोगों से मुलाकात की, वहां पर 2 गांव में विकास कार्यों की सौगात दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। लेकिन आप हमारे साथ बनी रहें। एक और अहम खबर को लेकर हम ममता से चर्चा करेंगे और वो है धान खरीदी से जुड़ी हुई। राज्य में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका ऐलान किया है। पंजीकृत किसानों की संख्या 25 लाख तकरीबन होने का अनुमान जताया गया है। पंजीकृत रकबा 31 लाख हेक्टेयर से ज्यादा होने का अनुमान सामने आया है। सभी धान खरीदी के लिए जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आवश्यक इंतजाम कर लिए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। और ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, 1 नवंबर से धान खरीदी और पिछले बार जो कुछ चुनौतियां रहीं, जो कमियां रह गईं, उन्हें खत्म करते हुए फिर से धान खरीदी 1 तारीख से। ममता, बिल्कुल, देखिए 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस भी है और इस दिन से धान खरीदी की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। पंजीयन जो है वो किसानों का शुरू हो चुका है और अभी अगर हम बात करें तो कुल जो पंजीकृत किसान हैं उनकी संख्या 25 लाख है और रकबा जो है 31 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा होने का अनुमान है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो सरकार का दावा है कि जिस तरह से लगातार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है और जो बोनस मिल रहा है उसके चलते जो है वो लगातार जो धान खरीदी का जो खेती है उसका रकबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है उसमें जुड़ते जा रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक इंतजाम की बात कही जा रही है और उसके निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। बारदाने की कमी को लेकर ये ज़रूर है कि आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था बारदाने को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में ठनी थी और उसको लेकर लगातार लंबे समय तक राजनीति भी हुई थी। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि आज ज़रूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो जितना बारदाना चाहिए उतना है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से जो है चीज़ें जो है वो धान खरीदी जो है सुव्यवस्थित हो पाती है नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि किसानों के लिए एक बड़ी खबर है कि अब इस बात की घोषणा हो गई है कि धान खरीदी कब से होगी, 1 नवंबर से होगी। जी जी जी,
तो 1 नवंबर से धान खरीदी होगी, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने ऐलान करते वक्त कहा था वो भी आपको सुनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बालोद जिले में जा रहे हैं किसानों के बीच में, तो करीब वहाँ 4 विधानसभा उधर और इधर 2 विधानसभा। तो सभी किसानों ने ये मांग की कि इस साल फसल जल्दी पक जाएगा, और तो मैंने निर्देश दिया अधिकारियों को कि तैयारी करो, बारदाने की स्थिति क्या है, खरीदी की स्थिति क्या है, वहाँ जो खरीदी केंद्र है उसकी व्यवस्था देखो, शायद उसको जानकारी हो गई होगी। हमारी तैयारी पहले से, और 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू करेंगे। और अब रायपुर से बड़ी खबर, आज बिलासपुर और मुंगेली के दौरे पर हैं पूनिया। मुंगेली दौरे पर मंत्री डहरिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। मिशन 2023 के मद्देनजर कांग्रेस के दौरे शुरू हो गए हैं। हारी हुई सीटों पर पार्टी फोकस कर रही है। तो कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया आज मुंगेली के दौरे पर रहेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। और इधर बीजेपी में भी बैठकों के दौर चलेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की नई कार्यकारिणी की आज पहली बैठक है। सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर चलेगा। प्रदेश के जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार द्वारा, पिछली जो सरकार थी उसके द्वारा तय किए गए 58% आरक्षण को खत्म कर दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को एक अहम फैसला दिया है। चीफ जस्टिस ए.के. गोस्वामी और जस्टिस पी.पी. साहू के डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। साल 2012 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे कॉलेजों में प्रवेश पर आरक्षण को 50% से बढ़ाते हुए 58% कर दिया था। राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था करना सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है। अब हाईकोर्ट ने भी फैसला याचिकाकर्ताओं के हक में सुनाया है, जिसको लेकर सूबे में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम का कहना है कि जब तक हमारी सरकार रही, फैसले पर कायम रहे। मौजूदा सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है, और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया, और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था, और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में आ गया। इधर कांग्रेस की अपनी ही दलील है। उसने बीजेपी और रमन सिंह पर ठीकरा फोड़ा है। कांग्रेस कह रही है रमन सिंह सरकार की विफलता के कारण आरक्षण नहीं मिल पाया। पिछली सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी, जो 50% के आरक्षण है उसको बढ़ा के 58% किया था, और किसी ने चैलेंज किया था, और लंबे समय से 10-15 साल से चलता रहा, और उसके बाद आज फैसला आया है। और अभी हम लोग जो आरक्षण किए हैं उसके हेड काउंट कर रहे हैं, और उसको फिर हाई कोर्ट में रखेंगे। तो जो हम लोग बढ़ाए हैं उसके तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन पिछली सरकार ने जो बढ़ाया था
उसके खिलाफ में फैसला आया है। बीजेपी प्रदेश आपको बता दें कि साल 2012 में तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा 50% आरक्षण के आंकड़े को बढ़ाते हुए 58% करने को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर विवाद हुआ था। प्रदेश के सभी जिलों में राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। साथ ही धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी जमकर हुआ था। अब देखना यह है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों ही पार्टियों का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि सूबे में चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को जेसीसीजे से निष्कासित किए जाने के सवाल पर कहा कि ये जोगी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस के षड्यंत्र वाले आरोप पर कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी को संभाल ले। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, हमें किसी तरह के षड्यंत्र की जरूरत ही नहीं। उनकी अपनी पार्टी का मामला है और इसलिए उस पर प्रतिक्रिया उनकी पार्टी से और माननीय विधायक जी ही दे पाएंगे। देखिए, अपनी पार्टी को वे संभालें, हम किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और हमें किसी प्रकार से षड्यंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। इधर बलरामपुर जिले से पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो अंबिकापुर होते हुए रायपुर सीएम हाउस में जाकर खत्म होनी है। 412 किलोमीटर की पैदल यात्रा बलरामपुर से इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य प्रांत की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराना बताया जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने वाले अमानत खान ने बताया कि जमीनी स्तर पर प्रांत में बहुत समस्याएं हैं। सुविधाओं को बहाल करने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी खेल कर रहे हैं। इन्हीं सब से मुख्यमंत्री को अवगत वो कराना चाहते हैं। 412 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा के लिए जा रहा हूं और ये बलरामपुर से मैं अपना सीएम आवास रायपुर जा रहा हूं। और जो मेरे उद्देश्य हैं जाने का, सफ़र का, ये कारण है ज़मीनी स्तर पे पूरे प्रांत में जो समस्याएं हैं और जिन समस्याओं को बहाल करने के नाम पे ये खेल चल रहा है, ये हमारे राज्य की बात हो या पूरे देश की बात हो, इन सबों के लिए विकल्प लेके जा रहा हूँ। उनका मॉडल पता करने जा रहा हूँ कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। जो ये आम लोगों के जो पैसा करोड़ों अरबों रुपए हैं, पानी जैसे बह रहे हैं, लेकिन सालों से जो है हमारे देश और देशवासियों का हाल या प्रदेशवासियों का हाल। छत्तीसगढ़ में हुए तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए के नान घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की जांच कर रही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और सुनवाई राज्य से बाहर करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान ईडी के पक्षकार ने कहा कि राज्य में मौजूद आरोपी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि ईडी की टिप्पणी बेहद गंभीर है। बहुत बड़ी बात है। ईडी के कमेंट और ईडी की बातों को आप उसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करिए, मगर चूंकि ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, आज काफ़ी उस पर चर्चा हुई और सोमवार को और चर्चा होगी, तो मैं ये कहूँगा कि हमको सबको सुप्रीम कोर्ट के और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 5 घरों में हाथियों ने तोड़फोड़ की है। 10 हाथियों का ये झुंड है। चारपारा गांव ये पहुंचा और घर में रखे अनाज को ये हाथी खा गए। वन विभाग ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश दे रहा है। हाथियों का झुंड पगोरिया जंगल में मौजूद है। उदयपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर वन परिक्षेत्र का मामला। अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 5 घरों में इन्होंने तोड़फोड़ की है। 10 हाथियों का झुंड चारपारा गांव पहुंचा। घर में रखे अनाज को भी ये चट कर गए। वन विभाग लगातार लोगों को समझा रहा है कि हाथियों से दूर रहना है। हाथियों का झुंड पगोरिया के जंगल में मौजूद है, जो उदयपुर वन परिक्षेत्र में आता है। 10 हाथियों का ये झुंड है। चारपारा गांव पहुंचा है। मारन पत्र
इधर धमतरी में भी इसी तरह की समस्या। उत्तर सिंहपुर रेंज में एक दंतैल हाथी उत्पात मचा रहा है। कई एकड़ में लगी फसलों को उसने रौंद दिया है। वन विभाग ने ग्रामीणों की बैठक ली है और दंतैल हाथी से दूर रहने की समझाइश यहां पर भी दी जा रही है। अंबिकापुर धमतरी दोनों जगहों पर हाथियों का उत्पात। एक जगह 10 हाथियों का दल है अंबिकापुर में, जबकि धमतरी में एक दंतैल हाथी है जो फसलों को रौंद रहा है। कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में गुरु घासीदास बाबा के दर्शन किए, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र समेत कई विधायक मौजूद रहे। पुनिया ने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए पूरे देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जबकि बीजेपी ने भारत को तोड़ने का काम किया। कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर ने जिला कार्यालय में राशन कार्ड का वितरण किया। साथ ही 2 लोगों को वन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी गई। मंत्री ने अपने हाथों से ये नियुक्ति पत्र दिया। इसके अलावा ग्राम रबेली बिरकोना में आयोजित शिविर में 71 पंचायतों के 1306 हितग्राहियों को राशन कार्ड बांटे गए। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जिले के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के आलम को लेकर प्राथमिकता से हमने खबर दिखाई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। हफ्तों से बंद पड़ी सीटी स्कैन मशीन को दूसरे ही दिन शुरू कर दिया गया। जिला अस्पताल में मरीजों की समस्याओं को लेकर खबर दिखाने के बाद मरीज के परिजनों ने न्यूज 18 का आभार जताया। सीटी स्कैन मशीन खराब होने की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आया रहा बिगड़े रहे। अच्छा, कब आया रहा? वही 4 बजे तो कोई मिस्त्री बनाई तो फिर बनाया दे। न्यूज 18 वाला मन खबर दिखाई तो फिर वही चले लगे। इसकी मशीन ख़राब था, पिछले 6 दिनों से ख़राब था मशीन, और उसके लिए इंजीनियर इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर आके उसका जांच भी किया था। उसमें कुछ पार्ट चेंज करना था जो कल पहुंच गया और कल ही इंजीनियर आ गया और कल रात से। और खबर कवर्धा से। लगातार बारिश के चलते कवर्धा में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। छोटे जो रपटे हैं इनके ऊपर से पानी बह रहा है। पंडरिया के कवर्धा बिलासपुर रोड पर जलजमाव हो गया है। नाले पर बना रपटा डूब गया है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इस रपटे को पार कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। झमाझम बारिश के चलते नदी नालों का बढ़ा हुआ जलस्तर और लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस तरीके से इस रपटे को पार किया जा रहा है। और अब